दोस्तों, सृष्टि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुभव वर्मा। आज आपको जो हमारी प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको जो है पहले पूर्व वैदिक काल, उसके बाद में 10 राजयुद्ध और जो तीसरा टॉपिक मैंने आपको उत्तर वैदिक काल, 3 टॉपिक जो है लाइन से कंप्लीट करवाए हैं दोस्तों। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वैदिक साहित्य जो है, जो वेद, उपनिषद और जो मैंने एपिक्स और ये सब बताया था, उसका वीडियो में लाने वाला था। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि मैं आपको उस वीडियो में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा दोस्तों। इसीलिए कुछ वीडियोस जो है प्राचीन भारत की आएंगी, जो लाइन से ही होंगी। उसके बाद में जो है मैं आपको जो है पूरा विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा जो हमारा वैदिक साहित्य है। और मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि वो मेरी वीडियो जो होगी वो बेस्ट से बेस्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। मैं जो है उसका कंटेंट इकट्ठा करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। जैसे ही मैं पूरा कंटेंट इकट्ठा कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका अध्ययन विस्तार से करवाऊंगा। 3 से 4 क्लासेस होंगी दोस्तों उसकी। और आप ये देखेंगे कि उससे जो वैदिक साहित्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो छोटे एग्जाम्स में हो, चाहे वो पीसीएस लेवल के एग्जाम में हो, आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे जब मैं उसकी एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है, वो उत्तर वैदिक काल के बाद जो है वो महाजनपद काल है दोस्तों। थोड़ा मैं आपको रिकॉल करा देना चाहूंगा कि ये जो हमारा महाजनपद काल है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। जो इसकी पृष्ठभूमि है, या आप उसको जो है बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है, थोड़ा ऋग्वैदिक काल की तरफ और मैं आपको उत्तर वैदिक काल की ओर ले चलूंगा, तभी आप समझ पाएंगे इसका जो पृष्ठभूमि क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ऋग्वैदिक काल का समय था वो तकरीबन 1500 से 1000 बीसी था। और चूंकि वहां पे लोहे की खोज हुई नहीं थी, इसलिए जो है आर्य लोग गांवों में रहते थे और नगरीकरण की उतनी शुरुआत नहीं हुई थी। बस फिर उसके बाद क्या होता है, 1000 बीसी आते आते जो है उत्तर वैदिक काल आता है दोस्तों। और जो है उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है, जिससे क्या होता है, औद्योगिकरण बढ़ता है। लोग जो है, जैसे मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो वहां पे लकड़ी के हथियार प्रयुक्त हो रहे थे, या तांबे के हथियार प्रयुक्त हो रहे थे, या लकड़ी के हल प्रयुक्त हो रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि उस समय खेती इतनी अविकसित थी कि जिस जमीन पे एक बार खेती कर ली जाती थी, दोबारा उसको खेती के उपयोग में लाने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन मैंने आपको बताया था काठक संहिता के बारे में। मैंने आपको एक काठक संहिता के बारे में बताया था। काठक संहिता, जहां पर एक लोहे से लोहे का एक जो हल था, जिसको जो है 24 बैलों से खींचा जाता था। 24 बैलों से खींचने वाला हल, 24 बैलों से खींचने वाला हल। इसके बारे में वहां पे बताया गया है। तो इससे आप जाहिर सी बात है, देख सकते हैं कि खेती जो है उत्तर वैदिक काल आते आते काफी विकसित हो गई होगी। और लोग क्या हुआ होगा, ऋग्वेद में जो ऋग्वैदिक काल है, उस समय लोग जितना उपभोग करते थे उससे भी कम ही उत्पादन हो पाता था उस समय। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोग जो है अपने उपभोग से ज्यादा जो है अन्न का उत्पादन करेंगे। और वही जो होगा क्या करेगा, नगरीकरण की ओर जो है बढ़ाएगा दोस्तों। तो होगा क्या, अब आर्यन संस्कृति गांव से नगरों की ओर चलेगी। जो है आर्यन संस्कृति, वो अब गांव से चलेगी नगरों की ओर। और यही नगर फिर महानगरों में बदलते जाएंगे, बड़े बड़े नगर होते जाएंगे, महानगरों की ओर चलेगी फिर। ठीक है। और मैंने आपको बताया था ऋग्वेद काल में जो आर्यों का जीवन था वो कबीलाई जीवन था, जिसको हम क्या कहते थे, जन। उसको हम कहते थे जन।
उसको हम कहते थे जन। फिर मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल आते आते जो आर्यन संस्कृति थी वो कहा, पहले ऋग्वेद में, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं कि ऋग्वेद में आर्यन संस्कृति जो थी ये सिंधु नदी से सरस्वती नदी के बीच में, सरस्वती नदी के बीच में फैली हुई थी। फिर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल आते आते जो आर्यन संस्कृति थी वो सिंधु नदी से आगे बढ़ के सिंधु नदी से गंगा यमुना के दोआब तक आ गई। गंगा यमुना क्षेत्र तक आ गई। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको एक 10 राज्य युद्ध के बारे में बताया था, जिसमें भरतजन या भरतजन का ही दूसरा नाम था तत्सुजन, और जो 10 राजाओं से उनका युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किया था पुरुजन के राजा संवरण ने। पुरुजन। और उसके बाद मैंने आपको उसकी पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे जब इन्होंने उन कबीलों को हराया तो वो कबीले आज के अफगानिस्तान क्षेत्र में चले गए। बाद में क्या हुआ, वो कबीले फिर संगठित होते हैं और इनके जो पौत्र होते हैं राजा सोमक, वो उनसे लड़ाई करते हैं और उनको वर्षगीर, मैंने बताया था आपको एक युद्ध था वर्षगीर का युद्ध। राजा सोमक जो है उन कबीलों को वर्षगीर के युद्ध में पराजित करेंगे। वर्षगीर, जो वर्षगीर का युद्ध होगा उसमें पराजित करेंगे और फिर से उनको, और ये वर्षगीर था कहाँ, ये वर्षगीर आज के पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां की राजधानी है क्वेटा, उसके कहीं आसपास पड़ता है। बोलन दर्रा था, बोलन दर्रा, बोलन दर्रे के आसपास। फिर जो ये कबीला होंगे इनको वो अफगानिस्तान क्षेत्र में भगा देंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो है ये आगे गंगा यमुना के क्षेत्र में आएंगे और भरत जन और पुरुजन मिलकर एक जन बनाएंगे जो काफी बड़ा होगा, कुरुजन। कुरुजन बना लेंगे जो काफी बड़ा होगा। और ये कुरुजन बाद में पांचाल, जो मैंने आपको बताया था पांचाल पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या होगा दोस्तों, बाद में धीरे धीरे क्या होगा, इनकी पकड़ पांचाल पे थोड़ी कम हो जाएगी और पांचाल जो है अलग अपना एक जनपद बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो है पांचाल के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करवाऊंगा, क्योंकि 16 महाजनपद जो है उसमें एक महाजनपद पांचाल भी आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऋग्वेद में जन थे जो कि छोटे कबीला थे, ये बड़े होकर जनपद बन गए जो थोड़े और बड़े हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था कुरुजन। और फिर जब नगरीकरण हुआ तो ये और बड़े बड़े नगर बने और ये जनपद से बन गए महाजनपद, जनपद से बन गए महाजनपद, जनपद से ये बन जाते हैं महाजनपद। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो हमारा टॉपिक ही है वो है महाजनपद काल। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था हर चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या है, कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है, कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं। दोस्तों आज वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में, आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं आपको विस्तार से अध्ययन करवाने वाला हूं महाजनपद काल का। सभी को भैया गुड इवनिंग। ये रॉकी व्लॉग्स, हैप्पी टेडी डे, हैप्पी टेडी डे रॉकी व्लॉग्स। आगे देखते हैं, आप लोग जो है निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और अपने दोस्तों में तो ये वीडियो शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लाइव जुड़ने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए जो हमारा सबसे पहला जो है, मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद और उसके बाद का जो उत्तर वैदिक काल है उनका समय काल क्या रहेगा, 1500 से पूरा रहेगा 600 बीसी तक। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक काल की जो समय अवधि है वो 1500 से 600 बीसी तक है। अब 600 बीसी से क्या होगा, महाजनपद काल चालू होगा। 600 बीसी से महाजनपद काल चालू हो जाएगा।
600 BC, महाजनपद काल का प्रारंभ। महाजनपद काल का प्रारंभ 600 BC से होगा। और ये 16 महाजनपदों की जो सूची है वो हमें कहां से मिली है? टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। इसमें से मैं आपको बता देता हूं, कुछ आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में भी हैं, तो मैं उनका भी, मैं आपको जो महाजनपद हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनकी राजधानियों के बारे में बताऊंगा, और आधुनिक इस समय जो है वो जनपद कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए, एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसका नाम है, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि 600 BC में जो है महाजनपद काल का जो है प्रारंभ होगा। और मैंने भी आपको बताया जो जन है, जन वो बड़े होके बन जाएंगे जनपद, और जनपद बन जाएंगे महाजनपद। अब इन महाजनपदों की जो सूची है वो हमें मिलती है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। पहला है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा इसी से है भगवती सूत्र। दूसरा है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और ये कौन सा है? ये बौद्ध ग्रंथ है, और ये है जैन ग्रंथ। होगा क्या दोस्तों, इन 16 महाजनपदों में जो है मगध सबसे शक्तिशाली जनपद बन जाएगा, और उसी समय बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की उत्पत्ति होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल आते आते कर्मकांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे परेशान होकर लोग ये दो जो नास्तिक धर्म है इनको अपनाने लगते हैं। जैसा गौतम बुद्ध इसका प्रतिपादन करते हैं, और यहाँ पे महावीर स्वामी है, 24 तीर्थंकर हैं, जो मैं आपको ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग अलग सेपरेट वीडियो में, इसके बाद मैं आपको मगध का उत्कर्ष और मगध के उत्कर्ष के बाद मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। तो यहाँ पे केवल आप इतना देख लीजिए कि ये जो 16 महाजनपदों की सूची हमें मिली है उसका संदर्भ ग्रंथ यही दो ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। जो हमें रेफरेंस बुक्स जो मिली हैं यही दो, यहीं से हमें पता चलता है कि उस समय जो है 16 महाजनपद रहे होंगे। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक पिक भी लगाई हुई है 16 महाजनपदों की। यहाँ पे देख लीजिए ईसा पूर्व 600 में जो 16 महाजनपद हैं, इसमें देखिए कंबोज, गांधार, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, वत्स, चेदी, अवंती, काशी, सारे जो 16 महाजनपद हैं सभी की यहाँ पे देखिए सूची दी हुई है। और मैं अब जो है आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जो है इनका अध्ययन कराऊंगा। जो हमारे भारत के राज्य हैं, जिस जिस राज्य में ये जनपद हैं उस राज्य की मैं एक चार्ट बना के आपको बताऊंगा, जिससे जो है आप बहुत ही आसानी से इनको सीख पाएंगे कि यूपी में कितने देखने होंगे। आप ज्यादातर यूपी और बिहार के क्षेत्र में ही हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादातर यूपी और बिहार के क्षेत्र में है, साउथ में केवल एक है, और आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में केवल दो हैं। तो ये दो बाहर हैं, जो वर्तमान भारत है उससे ये बाहर हैं। और आपने गांधार का नाम भी सुना होगा महाभारत में, तो वो भी मैं आपको जो है विस्तार से बताऊंगा। आइए, जब मैं आपको एक एक जनपद के बारे में बताऊंगा और उसकी स्थिति भी मैप में दिखाते रहूंगा, और आधुनिक समय में उसकी स्थिति क्या है वो भी बताता रहूंगा आपको। देखिए दोस्तों, जो हम ऐसा देख लेते हैं कि आधुनिक बिहार में कौन कौन से थे जनपद। देखिए बिहार में कौन कौन से थे, जो आज का बिहार है। उसमें देखिए जो सबसे पहला है और जो सबसे महत्वपूर्ण भी है वो है मगध। पहला है मगध।
और उस समय मगध की राजधानी क्या थी? उस समय मगध की राजधानी जो थी उसका नाम था राजगीर या राजगृह या गिरिव्रज। राजगृह या इसी को आज बोलते हैं राजगीर या गिरिव्रज, गिरिव्रज। और बाद में जो इसकी राजधानी हो गई थी वो हो गई थी पाटलिपुत्र। बाद की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो ये राजधानी है। और राजगृह को आज राजगीर बोलते हैं और पाटलिपुत्र को आज के समय में पटना बोलते हैं। आप लोग इस नाम से काफी वाकिफ होंगे। पटना में जो एक खान सर हैं उनकी कोचिंग जो काफी यूट्यूब पर वायरल भी लेते हैं, तो आप वहीं से समझ लीजिए। और बिहार की राजधानी भी पटना ही है। और देख लीजिए, और ये मगध का क्षेत्र क्या था? जो आधुनिक पटना, वैशाली और जो गया, आधुनिक पटना, वैशाली और जो गया का क्षेत्र है, ये जो है उस समय मगध क्षेत्र में थे। दोस्तों यहाँ पर आप बस इतना ही जान लीजिए, क्योंकि मगध के बारे में मैं जो इसके बाद में आपको मगध के उत्कर्ष का जो उदय हुआ है, पूरा मगध का उत्कर्ष जो है उससे संबंधित पूरा एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि जो हमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद पढ़ना है वो यही मगध ही है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म, फिर मैं उसके बाद लेके आऊंगा जो मौर्य काल, सिकंदर का आक्रमण है, मौर्योत्तर काल जैसा साइरस ने आक्रमण जो किया था उसका, और फिर मौर्य काल। और उसमें विशेषकर अशोक, जो सम्राट अशोक है उनका जो प्रशासन है, उनके जो शिलालेख हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन प्राचीन भारत में बनते हैं। देखिए आधुनिक पटना, वैशाली और गया का क्षेत्र था ये। अब आगे देख लीजिए, दूसरा जो बिहार में ही था उसका नाम था अंग जनपद, अंग। और यहाँ की राजधानी क्या थी? यहाँ की राजधानी थी चंपा, चंपा। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें चंपा का एक दूसरा नाम भी मिलता है, मलिनी। क्या नाम मिलता है? मलिनी। इसको मलिनी भी कहा गया है। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें इसको मलिनी भी कहा गया है। आओ देख लीजिए दोस्तों, इसका जो अंग जनपद है, आप लोगों ने महाभारत तो देखी ही होगी, तो आपने कर्ण का नाम भी सुना होगा। जो कर्ण था वो जो उस समय का अंग जनपद था, उस अंग जनपद का ही राजा दुर्योधन ने उसको नियुक्त किया था। ये आधुनिक अंग जनपद जो है, ये आधुनिक जो बिहार का है भागलपुर, मुंगेर, और इसमें कुछ हिस्सा जो है कुछ हिस्सा जो आज का पश्चिम बंगाल है उसका भी शामिल है। कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल का भी इसमें शामिल है। और जो तीसरा महाजनपद जो हमें पढ़ना है वो बिहार क्षेत्र में ही, उस तीसरे महाजनपद का नाम है वज्जी संघ। तीसरा महाजनपद जो है उसका नाम है वज्जी संघ। और मैं आपको दोस्तों बता दूं जी, वज्र संघ है ये। देखिए एक होता है राजतंत्र, जहां पे जो है राजा का जो बेटा होता है वही राजा बनता है, वंशानुक्रम से बनता है। दूसरा होता है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, जनता जो है राजा का चुनाव करती है। तो ये वज्र संघ था, ये गणतंत्र महाजनपद था। और अभी मैं आगे आपको मल्ल के बारे में बताऊंगा। जो मल्ल महाजनपद है वो भी गणतंत्र होगा। और कुछ और गणतंत्र जो छोटे छोटे जनपद थे, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य थे, पिपलीवान के मौर्य थे, उनके बारे में भी बताऊंगा, वो भी गणतंत्र थे। तो ये जो वज्र संघ है ये गणतंत्र था। और ये जो है
आज का जो बिहार का जो तिरहुत क्षेत्र है, तिरहुत तिरहुत क्षेत्र, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, मिथिला क्षेत्र, मधुबनी, मिथिला क्षेत्र, मधुबनी, मधुबनी क्षेत्र जो है, और मधुबनी की जो है पेंटिंग्स, जो चावल वाली पेंटिंग्स हैं, वो पूरे देश में हमारे फेमस हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टैटिक जीके में आपके काम आएगा। मधुबनी की पेंटिंग्स, वो भी चावल की पेंटिंग्स जो है वो काफी फेमस हैं। और देखिए इनकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली। वैशाली राजधानी थी, वो थी वैशाली। और ये जो संघ था कई लोगों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें जो थे सबसे मेन थे वैशाली के लिच्छवी। जो सबसे मेन थे उनका नाम था वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। और मैं आपको और एक की पॉइंट बता देता हूं, जो वैशाली के लिच्छवी हैं ये भारत के ही नहीं, विश्व के जो है सबसे पहले गणतंत्र हैं। जो वैशाली के लिच्छवी हैं ये विश्व के पहले गणतंत्र हैं। भारत के तो ही हैं ये, विश्व के भी सबसे पहले गणतंत्र वैशाली के लिच्छवियों को ही माना जाता है। और जो ये वज्र संघ था, इसमें जो सबसे शक्तिशाली संघ था वो वैशाली के लिच्छवी थे। यहाँ से एक पॉइंट बार बार पूछा जाता है, यही वाला जो मैंने आपको बता दिया है, ये विश्व के पहले गणतंत्र है और भारत के भी पहले गणतंत्र जो है वो वैशाली के लिच्छवी ही हैं। अब देखिए हम आ जाते हैं आज के उत्तर प्रदेश में। जो आज का उत्तर प्रदेश है उसमें देखिए कौन कौन से महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में देखिए जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जनपद है वो है काशी। और जो आज का बनारस, वाराणसी का जो एरिया है वो काशी महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। ये चीज आपको पता ही होगी, इसमें कोई ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। और जो यहाँ की राजधानी थी वो भी काशी ही थी। इसका प्राचीन नाम है वो काशी है। पहले इसका नाम क्या था? बनारस। देखिए अब जो इसका नाम है बनारस है, प्राचीन नाम इसका काशी था। और यहाँ की भाषा को क्या कहा गया है? कशिका बोला गया है। ये चीज याद रखेंगे, जो काशी की भाषा है इसको बोला गया है कशिका। ये चीज जो है आप याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। काशी की भाषा को कशिका कहा गया है। जो दूसरा महाजनपद है वो दूसरा महाजनपद है जो हमारा है वत्स महाजनपद, वत्स। और यहाँ की राजधानी क्या है? वत्स महाजनपद की राजधानी जो है कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। और ये वत्स आज के समय में पड़ता कहाँ था? जो आज का कौशाम्बी और प्रयागराज का इलाका है, आधुनिक जो ये राजधानी कौशाम्बी है। और आज भी इस डिस्ट्रिक्ट का नाम कौशाम्बी ही है। जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है ये प्रयागराज से काट के अलग किया गया था 1997 में। तो जो ये वत्स महाजनपद है ये आधुनिक कौशाम्बी जनपद, कौशाम्बी जो जिला है, और प्रयागराज जो है, इसके आसपास कहीं पर था ये। और यहाँ की राजधानी मैंने आपको बता दी कौशाम्बी थी।
और यहाँ से जुड़े हुए एक दो फैक्ट और हैं। जो कौशाम्बी है, यहीं पे एक जगह पड़ती है सिदाथू। कौशाम्बी में ही एक जगह है सिदाथू। जो हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य इसी विधानसभा से आते हैं। फिलहाल इस बार तो वो हार गए हैं और उनको जो है किसने हराया था, पल्लवी पटेल जी ने। तो वो इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सिदाथू से। और कौशाम्बी के बारे में एक चीज और है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम क्या था, अली गुरियास। ये जो है, ये पहले आप लोगों ने सुना होगा कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार था उस समय। मध्य भारत में जो है ये कड़ा मानिकपुर एक काफी महत्वपूर्ण सूबा माना जाता था। तो जब उस समय राजा जलालुद्दीन खिलजी था, उस समय चूंकि अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा भी था और उसका दामाद भी था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी लड़की की जो शादी है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही की थी और इसका नाम था अली गुरियास। तो होता क्या है, ये अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब ये जो हैं, ये देवगिरी की जो लूट करते हैं और वो सारा पैसा कहाँ लाते हैं, कड़ा के किले में। और इनका एक बड़ा भाई होता है, उसका नाम होता है उलूग खां। अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़ा भाई था, उसका नाम था उलूग खां। वो जो है वहां पे जाता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ दरबार में दिल्ली में। वो कहता है कि आपको बिना बताए हुए जो है हमारे भाई साहब ने जो है देवगिरी की जो लूट की है वो बड़े शर्मिंदा हैं, वो आपको हिस्सा भी देना चाहते हैं और वो आपके भतीजे भी हैं और साथ में आपके दामाद भी हैं। तो आप ऐसा करिए, आप कड़ा तशरीफ लाइए, वहीं पर जो है वो आपको लूट का जो है हिस्सा वो दे देंगे। ये जो है जलालुद्दीन खिलजी भाई साहब ये वहीं जाते हैं कड़ा। और वहां होता क्या है, वहां अलाउद्दीन खिलजी इनका जो है इनकी हत्या कर देता है और इनका जो सिर होता है उसको भाले पे लटका के जो है पूरे शहर में घुमाता है, ताकि जो शहर की जनता है उसमें भय आक्रोश हो जाए और अलाउद्दीन खिलजी को सब एक छत्र अपना राजा मान लें। तो जो कड़ा था वो आज जो उस समय का कड़ा था वो कौशाम्बी में ही पड़ता था। कौशाम्बी को ही कहते थे, कौशाम्बी। और ये गंगा नदी के किनारे था। और जो मानिकपुर है ये आज का प्रतापगढ़ जो है उसको कहते हैं, प्रतापगढ़ को। तो वत्स महाजनपद के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे महाजनपद की ओर। और जो हमारा दूसरा महाजनपद है, वत्स महाजनपद के बाद एक जो हमारा दूसरा महाजनपद आता है वो आता है मल्ल। और ये जो है ये गणराज्य था, ये जो महाजनपद है ये गणराज्य था। इससे पहले मैंने आपको एक गणराज्य बताया था वज्ज, जो कि आज के बिहार क्षेत्र में था। और बिहार के किस क्षेत्र में था, तिरहुत क्षेत्र, जो आज का मिथिला मधुबनी वाला क्षेत्र है वहां पे। जो ये मल्ल गणराज्य था ये भी गणराज्य था। और इसके बारे में जो सबसे फेमस चीज है कि जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है वो यहीं पे हुआ था। और ये आज का आधुनिक देवरिया, आधुनिक देवरिया और कुशीनगर, इन दो जनपद में फैला हुआ था। और आप लोगों को सभी को पता है जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो जो आज का कुशीनगर है, कुशीनगर। और उस समय कुशीनगर को कहा जाता था कुशीनारा। इसका जो नाम था वो था कुशीनारा। यहीं पे एक जगह क्या है, उस जगह का नाम है पावा, पावा।
या इसको कहीं कहीं पे पावापुरी भी कहा गया है। पावापुरी या पवन नगर। इसी को कहा गया है पावापुरी या पवन नगर। अच्छा, ये आज के समय में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका आज का नाम है फाजिल नगर। आज का जो नाम है इसका है फाजिल नगर। क्योंकि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है और ये एक विधानसभा भी है। और ये पावापुरी जो नाम आया है वो बिहार के गया के पास में है। एक जगह है पावा, बिहार के गया से कुछ 15 किलोमीटर दूर है पावा। वहीं से इसका रेफरेंस लिया गया है। जो मेन जगह है पावा, वो बिहार के गया के जो बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन है। आप लोग जो लोग बिहार के होंगे उनको पता होगा बिहार में एक जगह है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ, बिहार शरीफ जो कि आज के गया के आसपास में है। गया, यहीं से कुछ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जगह है पावा। पावा, उसी जगह से इसका रेफरेंस लिया गया है। मतलब इसी जगह से इसका नाम पड़ा है पावा, या इसी को पावापुरी कहा जाता था, पवन नगर। लेकिन आज का इसका नाम है फाजिल नगर। फाजिल नगर जो कि आज के कुशीनगर में पड़ता है। और कुशीनगर का पुराना नाम जो उस समय चलता था वो था कुशीनारा। और जो मल्ल गणराज्य था वो आज के देवरिया और कुशीनगर क्षेत्र में फैला था और इसकी राजधानी थी कुशीनगर। आगे देखिए दोस्तों, जो दूसरा महाजनपद हमारा है वो है सूरसेन। सूरसेन, और ये सूरसेन महाजनपद कहाँ पे पड़ेगा? ये आधुनिक मथुरा के आसपास का पड़ेगा और इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा जो आज का मथुरा, मथुरा, वृंदावन और राजस्थान का कुछ भरतपुर का इलाका है और थोड़ा अलीगढ़ का इलाका है। ये आज का जो उत्तर प्रदेश का मथुरा, वृंदावन, कुछ आगरा का पार्ट, कुछ आगरा का पार्ट और कुछ आपका अलीगढ़ का पार्ट है। और जो कुछ जो है राजस्थान के भरतपुर का पार्ट है, भरतपुर का। तो ये जो है आज का जो आधुनिक क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है मथुरा के बारे में। और इस सूरसेन महाजनपद के बारे में आपने सुना होगा, जो कंस था वो यहीं का राजा था। और कृष्ण जी के बारे में भी आपने सुना होगा, वो भी यहीं के राजा थे, सूरसेन। और जो इसके बारे में जो खास चीज है, आप लोगों ने जब श्री कृष्णा देखा होगा तो वहां पे देखा होगा गर्ग ऋषि थे, ऋषि गर्ग, ऋषि गर्ग। तो उनका आश्रम भी इसी क्षेत्र में ही था। जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो कृष्ण जी थे उनके पिताजी जो वसुदेव थे उनके कुल गुरु थे ऋषि गर्ग। जो कृष्ण जी के कुल गुरु थे वो ऋषि गर्ग थे। तो उनका कुछ आश्रम यही सूरसेन के आसपास में पड़ता था। इसका जो है महाभारत काल में भी वर्णन आता है सूरसेन का। सूरसेन के बाद जो हमारा आता है वो आता है वत्स। वत्स तो मैंने आपको बता दिया है। और वत्स के बाद जो सबसे मेन है वो आएगा पांचाल। अच्छा, ये जो पांचाल है ये दो भागों में डिवाइड था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल।
और इस पांचाल महाजनपद का जो क्षेत्र है वो आज का रुहेलखंड का इलाका है। आप लोग अगर यूपी जीके के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो रुहेलखंड का इलाका है वो आज का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का इलाका है। तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का इलाका और कुछ शाहजहांपुर का इलाका जो है वो आज का रुहेलखंड का इलाका है। और जो उत्तर पांचाल है यहाँ की राजधानी थी अहिच्छत्र और यहाँ की राजधानी थी काम्पिल्य। जो काम्पिल्य है वो कहाँ पे है? आज का जो फर्रुखाबाद है, आज का फर्रुखाबाद। जो आज का फर्रुखाबाद है वो पहले काम्पिल्य कहलाता था और जो आज का बरेली है वो अहिच्छत्र कहलाता था। बरेली जो अहिच्छत्र है वो आज का बरेली कहलाता है। और एक शहर था उसका नाम था कान्यकुब्ज। इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ विस्तार से। कान्यकुब्ज, देखिए शहर है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज इसका आधुनिक नाम क्या है? कन्नौज। कन्नौज। और इसके बारे में क्या फेमस है? इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। इत्र नगरी। यहाँ की इत्र बहुत फेमस है। आप लोग जानते होंगे कि इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। और अगर आप प्राचीन भारत में थोड़ा डीपली में जाएंगे तो आपको पता होगा कि जो हर्षवर्धन था उसकी पहले राजधानी जो थी वो हरियाणा का जो थानेश्वर इलाका था। बाद में उसने अपनी राजधानी बदल के यही कन्नौज कर दी थी। और उसके समय में जो एक प्रसिद्ध यात्री आया था, जो चीनी यात्री आया था, हेनसांग। हेनसांग ने जो है इस कान्यकुब्ज शहर को, कन्नौज शहर को नगर श्री की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? नगर श्री की। हेनसांग ने हेनसांग ने कन्नौज को क्या कहा है? नगर श्री। ये चीज आप याद रखेंगे, कई बार ये पूछा गया है कि हेनसांग ने कन्नौज को नगर श्री कहा है और हर्ष को शिलादित्य कहा है। हर्ष को कहा है शिलादित्य। और ये कान्यकुब्ज जो नगर था वो यही पांचाल जनपद, जो पांचाल महाजनपद था वहीं पे पड़ता था। और पांचाल जो है दो पार्ट में विभाजित था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। जो उत्तर पांचाल था उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी जो आज का बरेली का इलाका है। और जो दक्षिण पांचाल है इसकी राजधानी थी काम्पिल्य जो आज का फर्रुखाबाद का इलाका है। और ये जो पूरा पांचाल महाजनपद था ये आज का जो यूपी का रुहेलखंड का इलाका है, यानी कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और कुछ पार्ट शाहजहांपुर का वहां पे फैला हुआ था। कान्यकुब्ज शहर कन्नौज को कहा गया है। इसको इत्र नगरी से भी हम जानते हैं। ह्वेनसांग ने नगर श्री की उपाधि दी है, जो एक चीनी यात्री है जो हर्ष के समय में भारत आया था। और हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको काम्पिल्य नगर से रिलेटेड बता देता हूँ। काम्पिल्य, इस शहर का जो जिक्र है वो बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में दोनों में आया है। और दोनों के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना गया है। अच्छा, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो मृत्यु के बाद जो है, मतलब ऐसा कहा जाता है केवल कि इसी शहर काम्पिल्य में ही अपनी माँ से मिलने के लिए जो है अवतरित हुए थे, अपने लोगों से मिलने के लिए अवतरित हुए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इसीलिए काम्पिल्य नगर जो है फर्रुखाबाद में पड़ता है, काफी फेमस है। काम्पिल्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए। आगे देखिए, जो उत्तर प्रदेश का ही जो महाजनपद के बारे में बात कर रहे हैं यूपी के, तो एक और आएगा कौशल। कौशल महाजनपद। और पांचाल के बारे में मैं एक चीज और आपको बता दूं,
जो द्रौपदी थी वो पांचाल की ही थी, इसीलिए उनको पांचाली कहा जाता है। और जो एक चक्र नगरी जो है, जो एक चक्र नगरी है, एक चक्र नगरी, जिसमें पांडवों ने अपना वनवास थोड़े दिनों के लिए गुजारा था और एक राक्षस था, उसका भी वध भीम ने वहां पे किया था, एक चक्र नगरी। तो ये एक चक्र नगरी पांचाल, जो आधुनिक पांचाल था उस समय का, जो आज का रुहेलखंड का इलाका है, वहीं पे ये पड़ता था। आप देख लीजिए कौशल, कौशल भी जो है ये दो भागों में डिवाइड था, एक था उत्तर कौशल और एक पार्ट था दक्षिण कौशल। आप लोग शेयर करते रहिए लाइव सेशन को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि जो है सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपको मेरे इस लाइव सेशन में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जो है आपको संतुष्टिपूर्ण उत्तर देने की भरसक प्रयास करूंगा दोस्तों। आप शेयर भी करते रहिए दोस्तों में अपने सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग भाई शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो उत्तर कौशल और जो दक्षिण कौशल है। अच्छा, कौशल जो है, जो आज का अयोध्या, अयोध्या, फैजाबाद, हालांकि अब फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए बताया जा रहा हूं, फैजाबाद और श्रावस्ती, बहराइच, ये पूरा क्षेत्र जो था वो उस समय का कौशल। और आप लोगों ने कौशल, इसका जो है वर्णन रामायण में भी सुना होगा, अवध राज कौशलपुर राजा। राम जी को क्या कहा गया है? अवध राज। राम जी को रामायण में कहा गया है अवध राज, अवध राज कौशलपुर राजा। इस प्रकार से संबोधित किया गया है उनको। तो आप समझ सकते हैं, जो अयोध्या, फैजाबाद और जो अवध का क्षेत्र है वो उस समय कहीं ना कहीं कौशल महाजनपद के अंतर्गत ही आता रहा होगा। अच्छा दोस्तों, ये दो पार्ट में विभाजित था, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती। और श्रावस्ती के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। और अपने जीवन की कुल साथ 36 वर्षा ऋतुएं श्रावस्ती में ही व्यतीत की थी, यानी कि सबसे ज्यादा समय जीवन का गौतम बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही गुजारा है। और जो उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल की राजधानी थी वो थी साकेत। और साकेत आज के किसको कहते हैं? आज के अयोध्या, जो जगह है अयोध्या, उसको ही साकेत कहते हैं। साकेत जो है आज का अयोध्या है। और आप लोगों ने ये सुना होगा कि राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण जी, उन्होंने भी, उन्होंने जो है लखनऊ शहर, जो लखनऊ शहर है, लखनऊ का पहले नाम था लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर या लक्ष्मण का टीला, लक्ष्मणपुर आप देख लीजिए, लक्ष्मणपुरी, या कह सकते हैं लक्ष्मण टीला।
तो लखनऊ में इमामबाड़े के पास में जो टीले वाली मस्जिद है, वहीं पे कहीं पे बताया जाता है कि राम जी ने जो है अपने भाई लक्ष्मण जी को जो है ये इलाका दिया था, लखनऊ क्षेत्र का, और लक्ष्मण जी ने ही इस इलाके को जो है बसाया। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो अवध का रीजन है वो कहीं ना कहीं लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर क्षेत्र तक जो है विस्तारित होता है, और पहले से तो ये क्षेत्र थे ही। तो इसीलिए रामायण में राम जी को अवध राजा या कौशलपुर राजा जो है कह के संबोधित किया गया है, और बाद में ही लक्ष्मणपुर का नाम बदल के धीरे धीरे लखनऊ हो गया दोस्तों। और जो साकेत था उस समय का, उसको अयोध्या नाम जो है, अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। और कहीं ना कहीं लखनऊ का इलाका भी बाद में जो लक्ष्मण जी इसको बसाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ साइड का जो इलाका है वो भी जो है इसी महाजनपद के अंतर्गत ही आ जाएगा। और आप लोगों को पता होगा, अगर आपने यूपी जी के पढ़ी होगी, तो जो अवध के नवाब जो सुजाउद्दौला थे, सुजाउद्दौला ने जो है फैजाबाद से राजधानी जो है अवध यानी कि लखनऊ स्थानांतरित की थी। पहले जो अवध के नवाब थे उनकी राजधानी थी फैजाबाद, फैजाबाद जो आज का अयोध्या है। अब फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। और बाद में जो नवाब थे सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, इन्होंने फैजाबाद से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? लखनऊ कर दी थी। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, यूपी जीके की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फैजाबाद से लखनऊ जो राजधानी स्थानांतरित की गई थी वो सुजाउद्दौला के द्वारा की गई थी। और आज भी इस रीजन को जो है अवध रीजन से ही नाम कहा जाता है। लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, ये रीजन आज भी अवध रीजन है। और यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम बोलते हैं अवधी लैंग्वेज। देखिए अगला देखते हैं जो जनपद है, जो अगला जनपद हमारा है वो हमारा है चेदी महाजनपद। चेदी, और ये जो आज का जो बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड में भी स्पेसिफिकली जो बांदा का इलाका है, बांदा, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है बांदा। और जरूरी नहीं हो सकता है कि कुछ इलाके और रहे हों, लेकिन स्पेशली मैंने आपको बता दिया है बांदा, जो आज का बांदा है। जो चेदी महाजनपद था वो कहीं आज का जो बुंदेलखंड का इलाका है उसमें कुछ एमपी का भी रीजन है, मध्य प्रदेश का भी रीजन है, वहां पे फैला हुआ था। और इसकी राजधानी थी शक्तिमती, शक्तिमती, या इसी को बोलते हैं सुक्तिवती, सुक्तिमती, सुक्तिमती, या इसी को बोलते हैं सोंथीवती, सोंथीवती। कई नामों से इसको जाना जाता है, शक्तिमती, शुक्तिमती या सोंथीवती। अच्छा दोस्तों, महाभारत काल में यहाँ के राजा जो थे, जिनका जो है आप लोगों ने ये प्रसंग भी देखा होगा, शिशुपाल राजा थे, राजा का नाम था शिशुपाल। इनका जो है श्री कृष्ण ने वध किया था चक्र द्वारा, शिशुपाल। ये आप याद रखेंगे, इस जनपद का महाभारत काल में भी जो है उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। एक जो और देख लेते हैं वो जनपद है कुरु जनपद, और यहाँ की राजधानी होगी इंद्रप्रस्थ। अब दोस्तों हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भरत जन और कुरुजन मिलकर, कुरुजन एक बड़ा समूह बन गया था, और
इन कुरु जन का तो आप लोगों ने देखा होगा, जो महाभारत है उसमें कहीं ये जो पांडव और जो दुर्योधन था वो इसी जन से संबंधित थे, कुरु जन से। और बाद में क्या होता है, जो ये कुरु जनपद है, जो आप लोगों ने हस्तिनापुर सुना होगा, जो दुर्योधन की राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर थी, ये आज के मेरठ में जो है जगह है, मेरठ, जो आज का मेरठ है। और जो यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। दोस्तों मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, ये काफी रमणीक जगह है, आप एक बार जाइए यहाँ पे, काफी अच्छी जगह है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। तो जो आज का उस समय का जो हस्तिनापुर था वो आज कहीं मेरठ के आसपास है। बाद में युधिष्ठिर जी जब महाभारत का युद्ध हो जाता है तो इंद्रप्रस्थ को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। तो कुरु जनपद की जो राजधानी बनती है वो क्या बनती है, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली का एरिया है, दिल्ली, जो दिल्ली का एरिया है वही जो है इंद्रप्रस्थ का एरिया था उस समय का। तो ये समझ लीजिए, जो मेरठ है, मेरठ, मेरठ से लेकर दिल्ली तक का जो एरिया था, और उसके आगे भी कुछ हरियाणा का पानीपत वगैरह का जो एरिया था, वो इसी कुरु साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी पहले तो हस्तिनापुर थी, बाद में जब युधिष्ठिर जी जो है महाभारत का युद्ध जीतते हैं तो अपनी राजधानी कहाँ पे बनाते हैं, इंद्रप्रस्थ में, जो कि आज का दिल्ली है। और यूपी जीके से रिलेटेड मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जो यहाँ के राजा थे युधिष्ठिर जी के बाद में, राजा परीक्षित, राजा परीक्षित, और जो वेद व्यास जी हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको उनके बारे में बताया है, जो वेद व्यास हैं वो महाभारत काल का जो युद्ध हुआ था उसके समकालीन थे। तो वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज ने जो राजा परीक्षित हैं, इनको भगवत महापुराण की जो कथा है वो आज का जो है शुक्रताल, आज का जो क्या है शुक्रताल, शुक्रताल के आसपास में ही सुनाई थी। और शुक्रताल मुजफ्फरनगर जिले में है, मुजफ्फरनगर जिले में है। तो आप देख सकते हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, शामली, बागपत और दिल्ली तक, और दिल्ली के आसपास का हरियाणा का तो थानेश्वर है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये जो सब इलाके थे वो कुरु जनपद के पास ही थे। और कुरु जनपद काफी शक्तिशाली जनपद था उस समय का। और जो विशेष बात है जो यूपी जीके के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब राजा परीक्षित राजा बनते हैं तो जब उनको एक ऋषि श्राप दे देते हैं, तब वो क्या होता है, वो वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जब उन्हें भागवत महापुराण का जो कथा सुनाते हैं वो इसी शुक्रताल, जो आज के मुजफ्फरनगर के पास में है, वहां पर सुनाते हैं। तो ये अब शुक्रताल नाम की झील है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखिए, एक महाजनपद है मत्स्य, इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। अच्छा, ये जो मत्स्य महाजनपद है जो विराटनगर है, ये आज का जो राजस्थान का जयपुर है, आधुनिक, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जयपुर।
उसी के आसपास का एरिया है। जो विराटनगर की पहचान हुई है, जो मत्स्य देश की पहचान हुई है, वो आधुनिक जयपुर से ही हुई है। और यहीं पे जो है पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वो गुजारा था। और यहीं पे जो है भीम ने किंचक, जो एक किंचक जो यहाँ का सेनापति था, उसका वध किया था। तो आप याद रखेंगे जो ये मत्स्य है, ये विराटनगर, और यहीं पास में एक जो है अशोक का बहुत ही बड़ा अभिलेख भी मिला हुआ है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, जो मत्स्य था वो आज के विराटनगर को कहते थे, विराटनगर को। आगे देखिए, और पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पे गुजारा था। और महाभारत काल में भी इसका काफी वर्णन हुआ है, मत्स्य। आगे देखिए, एक जो महाजनपद है, अवंती महाजनपद, वो भी जो है मध्य प्रदेश में था, अवंती। और ये भी दो पार्टों में डिवाइड होगा। और ये अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी दो पार्ट में डिवाइड था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी वाले पार्ट की जो राजधानी है वह है उज्जैन, और दक्षिणी भाग की राजधानी थी माहिष्मती। माहिष्मती। उज्जैन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे महाकाल का एक बड़ा ही फेमस मंदिर है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। और जो आज का जो ये माहिष्मती का जो इलाका है, इसका जो है, इस स्थान की जो पहचान की गई है वो माहेश्वर एक जगह है, माहेश्वर, मध्य प्रदेश में, उससे की गई है अवंती की। देखिए, इसका इलाका जो है आज का उज्जैन और माहेश्वर के आसपास का है। और ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, उत्तरी और दक्षिणी। तो जो उत्तरी उज्जैन की उत्तरी अवंती की राजधानी है वो उज्जैन। और उज्जैन किस लिए फेमस है? महाकाल मंदिर के लिए। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखेंगे दोस्तों, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। और इसी नदी के किनारे क्या लगता है? कुंभ मेला। इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसके अलावा उज्जैन में भी जो है कुंभ मेला लगता है। और उज्जैन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो राजा अशोक थे, राजा अशोक, वो राजा बनने से पहले, जो राजा अशोक थे, वो राजा बनने से पहले ये उज्जैन, उस समय इसका नाम था उज्जैनी, उज्जैनी। यहाँ के क्या थे? गवर्नर। और गवर्नर को उस समय क्षेत्रपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्रपाल। आप लोगों ने सुना होगा कि उस समय मौर्य काल का ही एक बहुत ही फेमस शहर था तक्षशिला। तो तक्षशिला में क्या होता है? विद्रोह हो जाता है। तो जो बिंदुसार होते हैं वो अपने पुत्र को वहां पे भेजते हैं तक्षशिला में। लेकिन वो जो है वो नाकामयाब हो जाते हैं वहां पे विद्रोह दबाने के लिए। जो उनके पुत्र का नाम होता है वो था सुशीम। और बिंदुसार सुशीम को ही राजा बनाना चाहते हैं, अशोक को बनाना नहीं चाहते हैं। फिर जब वो वहां विद्रोह को कुचल नहीं पाते हैं, तो अशोक को भेजते हैं वहां विद्रोह को कुचलने के लिए। अशोक जाते हैं वहां पे, विद्रोह को कुचल देते हैं, वहां की स्थिति नॉर्मल हो जाती है। और जो राजा बिंदुसार हैं, ये अशोक को वापस बुलाते हैं और सुशीम को वहां का गवर्नर यानी क्षेत्रपाल नियुक्त कर देते हैं। और अशोक को बुला के उज्जैनी का क्षेत्रपाल नियुक्त करते हैं। और जब बिंदुसार की मृत्यु होती है, तो चूंकि उज्जैनी जो था वो पटना से बहुत ही पास में पड़ता था, तो ये जाके पाटलिपुत्र को टेक ओवर कर लेते हैं। और तक्षशिला जो है वो आज के पाकिस्तान क्षेत्र में था, तो उनको आने में देर लगती है। बाद में अशोक सुसेन की हत्या करके राजा बन जाते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे, अशोक जो है उज्जैनी के ही क्षेत्रपाल थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
गुप्त काल आते आते ये उज्जैन नगर जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब इन्होंने शकों को पराजित किया था उसके बाद राजधानी तो उनकी पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन ज्यादातर शासन यहीं से चल रहा था, उज्जैनी से। उज्जैन जिसको आज हम कहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट शहर है ये, इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है। तो आप लोग जो मैंने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं ये याद रखेंगे, जब मैं अशोक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो काफी काम आएंगे आपके ये। दोस्तों आप लोग, मत्स्य क्या है? रॉकी व्लॉग, अरे भाई मत्स्य का मतलब मत्स्य मछली से नहीं है, मत्स्य जो है एक महाजनपद है। और मैंने क्या बताया है रॉकी व्लॉग कि जो मत्स्य महाजनपद है ये आज का जयपुर का इलाका है, और वहां की राजधानी क्या है? विराटनगर। मत्स्य का मतलब मछली से नहीं है, यहाँ पे मत्स्य एक महाजनपद था जहां पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। मेरे ख्याल से रॉकी व्लॉग्स आपको पता चल गया होगा। डोनाल्ड सिंह, मेरा नाम लो, ले लिया भाई आपका नाम डोनाल्ड सिंह। पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं लोग। डोनाल्ड सिंह। अभिनव त्रिवेदी, पॉलिटी की क्लास कब होगी? बेटा जो चल रही है वही पढ़ लीजिए आप। पॉलिटी की जब क्लास होगी तो पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो कॉन्टेस्ट इस समय आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसको आप मन से पढ़ लीजिए। पॉलिटी की भी क्लास जो है विमल सर जल्दी ही लेके आएंगे, और जीरो से शुरू करके लास्ट तक ले जाएंगे। आप लोग जो है शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग दोस्तों में। आप लोग जब हमारे इस सेशन को शेयर करते हैं, दोस्तों तक भेजते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है, और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट हर वीडियो में लाने की कोशिश करता रहता हूं। आप लोग एक बार शेयर कर दें और वीडियो को मेरे लाइक भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। मैंने आपको अवंती के बारे में बता दिया। अब देखिए एक और बचा है जो कि महाजनपद है, और जो कि साउथ का मात्र एक महाजनपद जो कि साउथ में है, जो कि दक्षिण भारत में था। और उसके अलावा कोई भी महाजनपद दक्षिण भारत में नहीं था, केवल एक महाजनपद है, उसका नाम है अश्मक। और यहाँ की राजधानी है पोटली। पोटली, या इसी को कहते हैं पाटन। पोटिल या प्रतिष्ठान, मैंने सब नाम ले लिए हैं यहाँ पे। कोई भी अगर नाम आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। या इसका एक नाम है पैठान करके। अरे ये सब बिगड़े हुए नाम हैं। देखिए पोटली, पाटन, पोटिल, प्रतिष्ठान, पैठान, कोई भी नाम आपको मिलेगा तो वो अश्मक महाजनपद ही है। और अश्मक महाजनपद जो फैला हुआ था, ये जो आज की नर्मदा और गोदावरी नदियां हैं, नर्मदा नर्मदा नदी और जो गोदावरी नदी है, इसके बीच में ये अश्मक महाजनपद फैला हुआ था, जो आज का कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो इलाका है, आधुनिक महाराष्ट्र। आधुनिक महाराष्ट्र का जो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का इलाका है वो अश्मक महाजनपद उस समय कहलाता था। बाद में अच्छा, अश्मक महाजनपद और जो ये अवंती था इनके बीच में लड़ाइयां होती रहती थी, और चंपा जो मैंने आपको अंग महाजनपद बताया था, इनके बीच में लड़ाइयां होती रहती थी। बाद में जो जो ये आपका महाजनपद था अवंती, इसने जो है इसको जीत लिया था। और बाद में जब मैं मगध का उत्कर्ष आपको बताऊंगा तो अंतोगत्वा क्या होगा कि अंतोगत्वा मगध जो है अवंती को भी जीत कर जो है अपने साम्राज्य में मिला लेगा। और जो बाद में जो उज्जैन नगर है, ये जो मगध है उसका एक महत्वपूर्ण नगर बन जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अशोक इससे संबंधित हैं, तो ये जो है पाटलिपुत्र के अधीन आ जाएगा। बाद में पहले ये अश्मक को जीतेंगे अवंती, और बाद में मगध जो है अवंती को भी जीत लेगा और
जो अंग था इसको भी जीत के जो है महाजनपद बन के नजर आएगा। जो सबसे बड़ा जनपद जो है बन जाएगा वो होगा मगध। जब मैं मगध का उत्कर्ष का वीडियो इसके बाद में लेके आऊंगा, वहां पर मैं आपको विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। अच्छा, अब जो दो महाजनपद हैं जो आधुनिक क्षेत्र में नहीं है, आधुनिक पाकिस्तान या अफगानिस्तान क्षेत्र में है, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। उसमें पहला है गांधार। गांधार इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अच्छा, इस तक्षशिला शहर की जो पहचान हुई है वो आज का जो पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर है, रावलपिंडी। और रावलपिंडी के पास में ही एक जगह है मुरे। मुरे ये बहुत ही फेमस, जैसे अपने वहां दार्जिलिंग और आपने शिमला का नाम सुना होगा, वैसे पाकिस्तान का बहुत ही प्रसिद्ध जो है हिल स्टेशन है मुरे। और इसी के पास में पड़ता है इस्लामाबाद। इस तक्षशिला की जो पहचान हुई है वो कहीं इस इलाके से हुई है, रावलपिंडी, मुरे और इस्लामाबाद। और आपको पता होगा तक्षशिला महाविद्यालय था। यहाँ के कुलपति जो थे वो जो चंद्रगुप्त के गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने भी यहीं से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और मेरे ख्याल से विश्व का पहला महाविद्यालय यही रहा होगा तक्षशिला। इसके बाद में जो आपका नालंदा और विक्रमशील जो कि बिहार क्षेत्र में थे, पटना के आसपास के क्षेत्र में थे, नालंदा और विक्रमशील विश्वविद्यालय, वो इसके बाद में कहीं आए होंगे। सबसे पहला विश्वविद्यालय यही है तक्षशिला। और इसकी पहचान रावलपिंडी, मुरे, इस्लामाबाद। और इसी के पड़ोस में एक जगह है चकवाल। चकवाल जो कि कहीं ना कहीं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पास ही में है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी है कि जब शंकर जी जो हैं देवी सती का जो शरीर होता है, मृत शरीर, उसको लेकर घूम रहे होते हैं, तो विष्णु जी चक्र से बहुत ही तेज प्रहार करते हैं। और जो माता सती होती हैं उनके कहीं कहीं 51 टुकड़े लिखा है, 52, 53, 55 तक मान्यता है। तो टुकड़े हो जाते हैं और वो जगह जगह पे गिरते हैं। तो उसी को जो है हम लोग शक्तिपीठ कहते हैं। तो होता क्या है, शंकर जी के जो आंसू होते हैं वो दो जगह पे गिरते हैं। एक ही चकवाल जगह है और दूसरी जगह है जो आज का पुष्कर है। और उस आंसू से जो है एक सरोवर का निर्माण होता है। आंसू को जो है तत्सम में कहते हैं कटाक्ष। आंसू का जो तत्सम रूप है वो है कटाक्ष। कटाक्ष को कहते हैं आंसू। और इसी आंसू से एक सरोवर का निर्माण होता है। सरोवर कहाँ पे होता है? एक होता है चकवाल और दूसरा होता है जो भारत का पुष्कर है। और इस सरोवर को उर्दू में क्या बोलते हैं? चश्मा। वहां पे इसको बोलते हैं चश्मा। पानी का जो सोता होता है जिसको हम सरोवर हिंदी में कहते हैं, उसी को उर्दू में बोलते हैं चश्मा। तो वहां पे क्या होता है, जब पांडव अपना अज्ञातवास यानी कि वनवास पूरा कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी द इंचेंटेड पूल वाली, जादुई तालाब वाली। तो ये वही तालाब होता है जहां पे धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए जो यम देवता आते हैं, उनसे परीक्षा लेते हैं। बाद में क्या होता है, जब युधिष्ठिर जी जो है सब सही सही क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं, तो उनके सारे भाइयों को जिंदा कर देते हैं। और बाद में वहां पे कृष्ण जी जाते हैं और एक पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें जो है शंकर जी का मंदिर, पार्वती जी का मंदिर, राम, लक्ष्मण और हनुमान, ये 5 मंदिर वहां पे हैं। तो पूरा कॉम्प्लेक्स है। और इस सरोवर की जो है काफी मान्यता है। उस मंदिर का नाम है कटाक्ष राज मंदिर, क्योंकि आंसू से लिया गया है। मैंने आपको बताया है कि शंकर जी के जो आंसू हैं वो वहां पे गिरे थे, तो कटाक्ष राज मंदिर, कटाक्ष राज मंदिर। ये पाकिस्तान के चकवाल में पड़ता है। और यहाँ पे शिव, पार्वती, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे काफी जो हिंदुस्तान से भी लोग हैं
इसका दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जो दूसरा मंदिर है वो है हिंगलाज माता मंदिर, जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। इन दोनों मंदिर की जो काफी मान्यता हिंदू धर्म में है, ये हिंदू धर्म के प्रमुख शक्तिपीठों में है। तो काफी लोग हिंदुस्तान से जो है वो वीजा लेके पाकिस्तान जाते हैं इन मंदिरों के दर्शन करने। आप लोग सब लोग लाइव सेशन को जो है शेयर करते रहिए। कमेंट भी करते रहिए, अगर आपको कोई समस्या हो तो मैं आपको उसका, ये काहे की क्लास चल रही है भाई, महाजनपद काल जो है वो कहाँ पे पढ़ाया जाता है, प्राचीन भारत की। देखिए आगे देखते हैं। अब जो ये गांधार का जो एरिया था, मैंने आपको कटाक्ष राज मंदिर और हिंगलाज माता मंदिर के बारे में बता दिया। देखिए जो आज का मैंने आपको बताया है, जो आज का पाकिस्तान का रावलपिंडी, मुरे और इस्लामाबाद का एरिया है, और साथ में जो पाकिस्तान का पेशावर का इलाका है, जिसको उस समय क्या कहा जाता था, पुरुषपुर। पुरुषपुर ये कनिष्क की राजधानी भी रही है, कनिष्क की राजधानी। ये आप याद रखेंगे, जो कनिष्क की राजधानी है वो आधुनिक पेशावर है, पुरुषपुर शहर रही थी। जो ये पुरुषपुर शहर है, ये आज का जो है गांधार, वहां का जो दो प्रमुख शहर थे, एक था पेशावर यानी कि पुरुषपुर, और दूसरा था तक्षशिला। तो अब ये समझ लीजिए आप, जो इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक का जो इलाका था, और कहीं ना कहीं काबुल कांधार तक जो इलाका फैला हुआ था, वो पेशावर महाजनपद, जो ये गांधार महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। और आप लोगों ने महाभारत में भी इसका जिक्र सुना होगा, जो गांधारी हैं और जो शकुनी मामा थे, वो यहीं से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे एक जगह है, जिस जगह का नाम है पुणकलावती। ये नाम आप याद रखेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण शहर था इस महाजनपद का। और महर्षि पढ़नी जो है, महर्षि पढ़नी, इन्होंने जो है किसकी रचना की है, अष्टाध्यायी। वो इसी शहर से बिलोंग करते थे, पूर्ण कलावती, और जो कि गांधार महाजनपद के अंतर्गत ही उस समय आता था। तो मैं एक ब्रीफ व्यू आपको दे देता हूं। जो आज का जो आज का रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एरिया है, वहां से लगाकर पेशावर, काबुल, पंचशीर घाटी, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना कांधार, ये पूरा एरिया जो था वो गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। और जो दूसरा भारत से बाहर महाजन